इसकी कॉपी है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। लिखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना, इसको बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ, एफ फॉर फ्रीजिंग, टी फॉर टेम्परेचर, पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट तो जानते हो, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, फ्रीज करना, किसी भी लिक्विड का फ्रीज करना। ओके, इसको आप क्या कहते हो, फ्रीजिंग कहते हो। ओके, सॉलिडिफिकेशन इसी प्रोसेस को आप लोग बच्चों नाम देते हो। तो अभी आपकी टर्म में क्या लिखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये पूरी टॉपिक बेटा केस में चल रही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है अच्छे से कि जब भी किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में, ठीक है, चेंजेस आते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, की वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपने पढ़ा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम लोग ने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना याद कर रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस, वो प्योर वाटर का है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वहां पे, 1 atm का होता है। नॉर्मल प्रेशर पे हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं। ओके, ये क्लियर है आपको। फिर अगर हम लोग उसमें, ठीक है, प्योर वाटर में कोई, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, अगर इसको हम डिजोल्व कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है बच्चों, इस केस में आप देखोगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट आपने 100 डिग्री सेल्सियस याद कर रखा है वो स्लाइडली इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है बच्चों। क्या है, मेरी बात क्लियर है? तो इसको कहते हैं एलिवेशन, बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कुछ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड करने की वजह से बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। वैसा ही नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को, नॉन वॉलेटाइल क्या है, जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता है, जो सॉलिड चीजें हैं जिनका वेपर नहीं बनता है, उनको आप ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे डिप्रेशन हम लोगों को मिलता है, उसके बाद हम लोग, ठीक है, बात करेंगे कि कैसे इनको डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये सारी चीजें। तो अभी आप मान के चल रहे हो कि आपके पास इस वेसल में, इस जार में क्या भरा है बच्चों, इस वेसल में आपने मान के रखा ये प्योर सॉल्वेंट है, इट इज प्योर सॉल्वेंट, यहाँ आपने प्योर सॉल्वेंट लेके रखा है। मान लो वाटर होता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता, 100 डिग्री सेल्सियस होता। क्या करते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हो, एनर्जी को आप यहाँ से निकालते हो, ठीक है। टेम्परेचर को कम करना, फ्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल टेम्परेचर में मान लो यहाँ पे 25 डिग्री 23 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, आप वहां से, ठीक है, टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। टेम्परेचर को रिड्यूस कर कैसे कर सकते हो, टेक आउट द हीट फ्रॉम द कंटेंट, उस मिक्सचर से, उस सॉल्यूशन से, या उस, ठीक है, सब्सटेंस से हीट को निकालिए। तो क्या करोगे इसके लिए आप ठंडा करोगे उसको, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। इसके लिए आप, ठीक है, डिफरेंट मशीनरी यूज करते हो, जानते हो आप लोग। चलिए, तो ध्यान रखना यहां से आपको हीट को निकालना पड़ेगा, हीट को आप यहाँ पे निकालो, हीट को सॉल्यूशन से निकालोगे। मान लो पर्टिकुलर ये कहाँ पे कितनी हीट, ठीक है, मान लो ये वाटर का एग्जांपल होता तो ये 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही रीच करता, नॉर्मल, ठीक है, टेम्परेचर था, सराउंडिंग में हमारे रूम टेम्परेचर में सब्सटेंस रखा हुआ था, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचता है, 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होगा जहां पे ये कन्वर्ट होने लगेगा, किसमें, किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, सॉलिड में, आइस बनने लगेगी पानी। ओके, चलिए, तो ये प्योर सॉल्वेंट की कहानी है। ऐसे ही अगर आप सॉल्यूशन की बच्चों बात करो, सॉल्यूशन की, इससे कुछ अमाउंट ऑफ हीट लिए हो, Q1 लिए हो, अमाउंट ऑफ हीट, मान लो हीट को Q से डिनोट करते हैं, तब तुम लोग पढ़ के आए हो। तो अभी फिलहाल हम लोग मान लेते हैं बेटा यहाँ पे कि हम लोग ने यहाँ से Q1 अमाउंट की हीट को निकाल लिया, तब जाके ये 0 डिग्री सेल्सियस पे गया, जहां पे मतलब इसका क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, फ्रीज करने लगा, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा। अभी ऐसे ही आप लोग क्या कहो, इसी तरह से बच्चों आपने बोला कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है वो कैसा है बेटा, नॉन वॉलेटाइल है। ये सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। अनीश, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अनीश, अनीश ज्वाइन नहीं कर रहा है। चलो ठीक है बच्चों, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करके रखा है। अब आपको इससे भी हीट निकालनी पड़ेगी, आपको इससे भी हीट निकालनी पड़ेगी। क्या दोनों की हीट ये सेम होगी बच्चों? क्या ये दोनों की हीट सेम होगी? बिल्कुल सेम नहीं होगी।
यहाँ पे एक ही टाइप के पार्टिकल्स, आराम से बढ़िया समझना है, एक बार दिमाग में हमेशा के लिए चीजें क्लियर हो जाए। फिर फॉर्मूले वगैरह तो ठीक है, लर्न करने की चीज है, प्रैक्टिस करने से खुद ही याद हो जाते हैं, बट आपको ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ से भी सर हम लोग को हीट निकालना पड़ेगा। लेट हमने Q2 अमाउंट की हीट यहाँ से निकाल ली, सारी बात समझ में, Q2 अमाउंट का हीट हमने यहाँ से निकाल लिया। ओके, तो क्या ये दोनों Q1 और Q2 इक्वल होगी? वाटर के साथ नॉन वोलेटाइल था, तब इसमें एक ही जैसे पार्टिकल्स, एक ही जैसे पार्टिकल्स थे, बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ कैसे पार्टिकल थे? H2O मॉलिक्यूल थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है, दो तरह के सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल है। सॉल्वेंट से H2O से, वाटर से आपको कितनी हीट निकालनी पड़ती है? Q1 निकालनी पड़ती है, ध्यान देना, Q1 हीट निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे Q1 तो निकालोगे, Q1 नहीं निकालो क्योंकि नंबर ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे। मान लो कुछ अमाउंट में आपने यहाँ से हीट निकाला, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस रीच किया, 0 डिग्री सेल्सियस आया और वाटर पार्टिकल्स फ्रीज करने लगे। सॉलिड का क्या है? वो तो पहले से सॉलिड था, नॉन वोलेटाइल था ना, वो सॉलिड था, वो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता, वो लिक्विड में नहीं था, वो तो पहले से सॉलिड में। ठीक, लिक्विड के कंपैरिजन में जो सॉलिड होंगे उनसे और ज्यादा हीट आपको निकालनी पड़ेगी, और ज्यादा उसमें से हीट लेनी पड़ेगी। जैसे कि ठीक है, एक लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड भी अब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मली रख रहा है, ये सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे नॉर्मल ये रूम पे रखा हुआ था। ये जो पार्टिकल्स थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, ये कुछ अमाउंट हीट अब्जॉर्ब कर रहे थे, गेन कर रहे थे, कहाँ से? सराउंडिंग से। सराउंडिंग से हीट बच्चों ये क्या कर रहे थे? लगातार कंटिन्यूअसली गेन कर रहे थे। तो क्या ये सॉलिड और लिक्विड दोनों बराबर बराबर, ठीक है, हीट, ठीक है, अब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से? नहीं बच्चों, बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। सॉलिड जिस टेम्परेचर में, मतलब सॉलिड कम हीट ले पाएगा, कम हीट ले पाएगा, जल्दी उनके, ठीक है, फोर्सेस ब्रेक करने लगेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके वीक है, वो जल्दी ही टूटने लगेंगे, वेपराइज करने लगेंगे। लेकिन लिक्विड जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, उसको बहुत ज्यादा हीट, वो बहुत ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करके रखा है। तो जब इसमें से निकालोगे हीट, फ्रीज करना चाहते हो आज, अभी आप फ्रीज करना चाहते हो, जब फ्रीज करना चाहते हो तो वो सारी हीट निकालनी पड़ेगी। तुम तो ठीक है हीट निकाल के रिड्यूस करके 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ले गए, लेकिन साथ में जो सॉलिड वाले पार्टिकल्स थे, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स थे, उनके पास अभी एक्स्ट्रा अमाउंट हीट है, वो अभी आपको फ्रीज नहीं करने देंगे। 0 डिग्री सेल्सियस में जो कि वाटर, ठीक है, फ्रीज कर जा रहा था, अभी यहाँ पे फ्रीज नहीं करेगा 0 डिग्री सेल्सियस में। क्या ये बात आपको समझ में आई? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बस इतना ही है कि इस टाइप के पार्टिकल्स, मतलब जहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, सॉल्यूट आपका जो कि सॉलिड है, तो जब वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा था, नॉर्मल यहाँ पे रखा हुआ है ना, फिर यहाँ से उठा के फ्रीजर के अंदर ले जाके तुम रखोगे, ठीक है, उसको फ्रीज करोगे, बात समझ में आ रही है? तो वो जो सॉलिड वाले पार्टिकल्स थे वो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करके रखे थे। क्यों अब्जॉर्ब करके रखे थे? लिक्विड वाले तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी के इवेपोरेशन की प्रोसेस जानते हो, स्टार्ट हो जाती है, वो ठीक है टूटने लगते हैं, सॉलिड लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। लेकिन सॉलिड को तो ये सब कुछ नहीं देखना है, ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट ले सकता है, तब भी नहीं, ठीक है, डिसोशिएट होगा, नहीं टूटेगा। समझ में आ रही बात? तो इन यहाँ पे जो दूसरे टाइप के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे दो तरह के पार्टिकल्स आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे दो तरह के पार्टिकल्स देखोगे, एक को तो 0 डिग्री में आप फ्रीज कर देते हो, लेकिन दूसरे को आप नहीं फ्रीज कर पाओगे। बात समझ में आ रही? डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होने के कारण, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होने के कारण बच्चों आप क्या कहोगे? यहाँ पे अलग अलग अमाउंट हीट, ठीक है, हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, उस सिस्टम से लेनी पड़ेगी। अगर ये पूरा, ठीक है, अभी एज अ सिस्टम देखते हो तो इन दोनों कंपैरिजन में यहाँ से ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी, ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर और नीचे जाएगा। हीट जैसे जैसे, ठीक है, आप निकालोगे टेम्परेचर और नीचे जाएगा। तो मान लो कि ये हो गया -3 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज जो कर रहा था 0 डिग्री सेल्सियस में, अभी कर रहा है फ्रीज -3, ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो ये चीज बनेगी तुमको, बाकी डेफिनेशन वगैरह फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, बात खत्म, यही समझना है। बोलो यहाँ कुछ पूछना है तुम लोगों को? बोलो बच्चों, बनेगा? बन जाएगा क्या सब लोगों को? चलो तो फ्रीजिंग पॉइंट लिखो। हाँ बन जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट लिखिए बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस, ठीक है, एनी नॉट सब्सटेंस, एनी लिक्विड, ठीक है, गेट कन्वर्टेड इनटू और स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द सॉलिड स्टेट।
ये डेफिनेशन पढ़ के आए थे वेपर प्रेशर के टर्म्स में। कल मैंने ठीक है बॉइलिंग की भी डेफिनेशन वेपर प्रेशर के टर्म्स में दी थी। तो आप क्या लिखोगे, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the vapor pressure of the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of the solid। ठीक है, अब सॉलिड का वेपर प्रेशर तो नहीं बनता, हाँ ठीक है, दोनों का नहीं बन रहा है अभी, मतलब लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया। जिस टेम्परेचर में टेम्परेचर कम करते गए पहले तो लिक्विड की वेपर प्रेशर थी ना, लिक्विड ठीक है जैसे ही इवेपोरेट करेगा उसके ऊपर जैसे ही वेपर का फॉर्मेशन होगा आप कहोगे वेपर प्रेशर लगने लगा। लेकिन इस टेम्परेचर कम करते गए अब लिक्विड की वेपर भी बनना बंद हो गई, मतलब वो किस स्टेट में जाने लगा, वो सॉलिड स्टेट में जाने लगा। तो आप क्या कहोगे, वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है जहां पे लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर ठीक है बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब कोई वेपर ही नहीं है, लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। ये वही डेफिनेशन जो आप क्या कहते हो, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड ठीक है स्टार्ट ठीक है कन्वर्टिंग इनटू द सॉलिड स्टेट और इट सॉलिडिफाइज। ठीक है, जहां पे सॉलिडिफाई होने लगता है उसी ठीक है उसी टेम्परेचर को आप क्या कहते हो, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हो। बात समझ में आ गई। वेपर प्रेशर के टर्म्स में आप क्या कहोगे, सर सॉलिड की वेपर प्रेशर नहीं होती, तो हाँ मैं यही कहना चाहता हूं कि लिक्विड भी अब सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा। ओके, अब उसकी भी वेपर नहीं बची हुई है, मतलब दोनों का इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, दोनों सॉलिड लिक्विड, सॉलिड से ठीक है लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, दोनों का रेट सेम हो चुका है। आ रही बात समझ में आप लोगों को, वेपर प्रेशर दोनों के इक्वल हो गए। बॉइलिंग पॉइंट को कैसे आपने डिफाइन किया था कि लिक्विड का और गैस का ठीक है दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पे, उसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हो। तो वही डेफिनेशन है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों, आप नाम सुने होंगे एंटी फ्रीज एजेंट। एंटी फ्रीज एजेंट ये इसका एप्लीकेशन है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसे कि जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां की बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा जहां पे ठंड पड़ती है, जो ठंडी जगह हैं वहां पे सुबह मॉर्निंग के टाइम में जैसे लोगों को ऑफिस जाना है, लेकिन रोड तो भैया पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, आइस से कवर्ड है। अब क्या करें, आइस को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक मशीन लगा दो, हटा देगी, या ठीक है लाखों लोगों को काम पे लगा दो, वो ठीक है बर्फ को हटा देंगे। ये सब बहुत खर्चे वाली बात होगी, समझ रहे हो। लेबर रोज ठीक है, बर्फ तो रोज जमेगी, ठंड तो कई महीनों तक रहती है, तो रोज लेबर आप लगाओगे और या फिर आप रोज ठीक है मशीनें चलवाओगे, तो बहुत खर्चे की बात है, समझ रहे हो। तो क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस किया जा सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस किया जा सकता है। ओके, एलिवेशन का भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी ठीक है एप्लीकेशन है। मैंने डिस्कस नहीं किया था आपसे, अभी मैं डिस्कस करूंगा और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज में ठीक है, ये क्या है, क्या आपको समझा रहा हूं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन साथ में मैं आपको दूंगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी कि व्हाट इज ठीक है दिस टर्म रेफर्स टू, एंड एंटी फ्रीजिंग एजेंट, दोनों की डेफिनेशन साथ में ही बन जाएगी। बिल्कुल नहीं, आप इसको पहले समझ लीजिए। इसके एग्जांपल में मान लो आप NaCl सॉल्यूशन ले लो, NaCl सॉल्यूशन ले लो, जिसको आप क्या कहते हो, ब्राइन कहते हो बच्चों, क्या कहते हो, ब्राइन कहते हो। NaCl ठीक है, खाने वाला नमक, इसको पानी में घोल दीजिए, जिसको आप क्या कहते हो, ब्राइन कहते हो। इसको एंटी फ्रीजिंग आप यूज कर सकते हो। क्यों एंटी फ्रीजिंग, ठीक है यही क्यों, और भी यूज कर सकते हो। ये क्या है, एक ठीक है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। वाटर में जैसे ही नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को आप डाल दोगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लोग ठीक है रोड के ऊपर एक NaCl सॉल्यूशन, नमक काफी सस्ता है ठीक है, उसको छिड़क देते हैं। अब उनके पास कुछ मशीनरी होगी, कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि जल्दी से जहां से बर्फ हटानी है वहां पे हम लोग उसको छिड़क सके, ठीक है मतलब मिला दें। अब आइस पहले क्या था, प्योर वाटर था, कितने डिग्री में फ्रीज कर रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कर रहा था। एटमोस्फियर हमारा जो सराउंडिंग है, आज मान लो आज के दिन में ठीक है यहाँ का सराउंडिंग का हमारा टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, और 0 डिग्री सेल्सियस में ठीक है जो भी ठीक है यहाँ पे मॉइस्चर और वाटर वेपर था ये फ्रीज कर चुका है, बर्फ पूरी तरह से ठीक है रोड को कवर कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर, हमें इस बर्फ को हटाना है। आपने क्या किया, बर्फ के ऊपर ये NaCl सॉल्यूशन आपने छिड़क दिया, फैला दिया। बात समझ में आई। अब वो जो प्योर वाटर था वो अब प्योर वाटर नहीं रह गया, अब क्या हो गया, वो सॉल्यूशन हो गया।
अब वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा लेयर बाय लेयर, पहले ऊपर वाली लेयर के साथ नीचे लेयर में, इस तरह से अब उसको आप सॉल्यूशन की तरह ट्रीट कर लीजिए बच्चों। अब पहले आप क्या देख रहे थे, पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कर रहा था, मिलाने के बाद मान लो -3 डिग्री सेल्सियस में वो फ्रीज कर रहा था, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मैंने आपसे क्या बोला, क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कर रहा था वो अब ठीक है नहीं फ्रीज कर पाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग आपके 0 डिग्री सेल्सियस में मान लो मेंटेन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सराउंडिंग आपके 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, और आपने सॉल्यूशन बना दिया उस मॉइस्चर को, उस वाटर वेपर को आपने सॉल्यूशन बना दिया अब ये जो सॉल्यूशन आपने बना दिया, ठीक है, NaCl को छिड़काव करने से, फैलाने से जो सॉल्यूशन बना दिया, वो सॉल्यूशन -3 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करता है। अब -3 तो है नहीं सराउंडिंग में, बर्फ वहीं पिघलना स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे वहां से रोड से ये ठीक है जो आइस होती होगी उसको हटाया जाता होगा। बोलो बनेगा, ये बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। मेरे को कंफ्यूजन है। बोलो। अभी आप बोलिए 0 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, तो ये -3 तो और उससे भी कम है ना। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि डिप्रेस हो रहा है। ये जो प्योर वाटर था, जो सराउंडिंग में प्योर वाटर फैला हुआ था, वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाता है, इसलिए बर्फ जम गई रोड के ऊपर। लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन बना दिए, तो वो सॉल्यूशन को कितने डिग्री में फ्रीज करना चाहिए, -3 डिग्री, फॉर एग्जांपल -3 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करना चाहिए, लेकिन -3 डिग्री तो है ही नहीं यहाँ पे, सराउंडिंग में तो 0 है। तो अगर ठीक है -3 अचीव करेगा, जो मैंने सॉल्यूशन बना दिया, इस नमक को डालने से मैंने सॉल्यूशन बना दिया, ये सॉल्यूशन फ्रीज करता है -3 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन -3 डिग्री सेल्सियस ठीक है सराउंडिंग का टेम्परेचर है ही नहीं, तब तो इसको पिघलना पड़ेगा, जो जम गया था अब तो उसको पिघलना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? उल्टा सोचो कि उसको जैसे हम बना देंगे सॉल्यूशन, जैसे NaCl मिलाएंगे बर्फ में, आइस के ऊपर हम लोग ठीक है NaCl बनाएंगे, वो सॉल्यूशन बन गया, और वो सॉल्यूशन का ठीक है प्रॉपर्टी क्या है कि फ्रीज करेगा -3 डिग्री सेल्सियस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है ही नहीं, तो उसको फ्रीज करना चाहिए, उसको मेल्ट करना चाहिए। वो जो फ्रीज कर चुका था वो मेल्ट करना शुरू कर देगा, आइस अपने आप खुद ब खुद हट जाएगी। बोलो। फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर डिप्रेस कर गया, नीचे चला गया, ठीक है, 0 से -3 चला गया। अब ये मत सोचो कि जो -3 वो तो फ्रीज कर चुका है, अरे उल्टा सोचो, माइनस फ्रीज ठीक है वो 0 पे फ्रीज कर चुका था, लेकिन अब तो 0 वाली प्रॉपर्टी नहीं, अब तो -3 वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर -3 है ही नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, अब उसको उल्टा हो जाना चाहिए, मेल्ट कर जाना चाहिए, आइस वहीं से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात समझिए, ठीक है, मटका कुल्फी जो खाते हो, मटका कुल्फी तुम लोग ठीक है, वो बढ़िया सा मटका वटका लेके घंटी बजाता रहता है, घंटी बजाता है, ठीक है, कुल्फी बेचता है, ठीक है, 20 रुपए की, ठीक है, एक निकालता है ग्लास से, 4 टुकड़े करता है, 4 लोगों को देता है, और तुम ज्यादा खाते हो तो 2 टुकड़े खा जाओगे, ये सब तो तुम जानते हो। अब सुनो, तो हम लोग उसको अच्छे से इस बार जब टेस्ट करना अगली बार, तो आप क्या करना, उसको आराम से बढ़िया से ठीक है थोड़ा थोड़ा करके खाना, और फील करना क्या नमक का उसमें स्वाद आ रहा है, नमक का ऑब्जर्व किए हो कभी, मतलब ध्यान है आपको कि थोड़ा थोड़ा नमकीन भी लगता है, हल्का हल्का नमकीन भी बच्चों लगता है, तो वो नमकीन भी इसीलिए लगता है। देखो ये हो गई वो ठीक है जो वेंडर, ये सब इसकी एप्लीकेशन है, कैसे आप इन चीजों को रिलेट करोगे बच्चों। ये देखिए ये क्या हो गई उसकी वो पूरा वो पेटी जिसमें ठीक है या मटके में लेके निकल रहा बंदा, ठीक है, ये उसका मटका हो गया, मटके के अंदर क्या भर के रखता है, आइस, ये आइस हो गई, ये कितने डिग्री में फ्रीज करती है, 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करती है, ठीक है, तो मतलब जब बर्फ उसको निकाला होगा अपने फ्रीजर से जहां से भी लिया होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में मिली होगी, या मान लो थोड़ा सा भी नीचे रहा होगा। अब सुबह निकलेगा 10 बजे 11 बजे 12 बजे, हम अपने यहाँ की बात करें, लोग शाम तक ठीक है 7 बजे 8 बजे तक बेचते रहते हैं, तो क्या बाहर से एनर्जी उस मटके को ना मिलती होगी, उस मटके को, उस पेटी को वो कैसे रोकता है, यहाँ साइड साइड में उसके वॉल्स में हर जगह आइस की मोटी मोटी लेयर्स लगा के रखता है, और बीचों बीच कुल्फी को कुल्फी कितने डिग्री में फ्रीज करती है, कुल्फी कितने डिग्री में फ्रीज करती है, कुल्फी क्या है, कुल्फी में ठीक है तुमने मिल्क मिलाया होगा, थोड़ा सा कुछ और पाउडर वाउडर ठीक है मिलाया होगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाए होंगे, वो क्या है, एक बढ़िया हिट्रोजेनियस मिक्सचर है, समझ रहे हो, हिट्रोजेनियस मिक्सचर बहुत सारी चीजें मिला के रखा है, होमोजेनियस तो कहीं नहीं सकते यार, ड्राई फ्रूट ठीक है थोड़ी ना होमोजेनियस में मिलेगा उसमें, ठीक है, हिट्रोजेनियस एक मिक्सचर है। वाटर बस होता तो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाता, समझते जाना, वाटर बस होता अगर उस आइसक्रीम में ठीक है कुल्फी में,
तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कर जाता है, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं फ्रीज करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज नहीं करेगा। क्यों? कार्बोहाइड्रोजनस मिक्सचर, उसके साथ बहुत सारे नॉन वोलेटाइल चीजें मिली हुई, ठीक है। अब बादाम थोड़ी ना वाटर वेपर का फॉर्मेशन करेगा, बहुत सारी नॉन वोलेटाइल चीजें उसके साथ मिली है। लेकिन ये जो जहां पे कुल्फी रखना है, ये आइस की लेयर्स हो गई, इसके बीच में तुमको यहाँ पे कुल्फी रखना है बच्चे। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कुल्फी रखना है। कुल्फी कितने डिग्री में फ्रीज करती है? पक्का 0 से कम करती होगी, 0 से कम करती होगी। उसमें नॉन वोलेटाइल चीजें बहुत सारी मिली हैं, शुगर तो मिली हुई है, बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो मतलब ये मान लो, अपने मन से मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं बच्चों कि ये माइनस, ठीक है, 3.5 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज थी, माइनस 3.5 डिग्री। लेकिन आइस तो माइनस 3.5 में तो है ही नहीं, आइस तो माइनस 3.5, यही कहानी हो जाएगी। कहाँ बताया था आप लोगों को? ठीक है, रोड वाला जो बता रहा था आपको, ठीक है, रोड वाले, ठीक है, फिर सोचिए कि वो फ्रीज होता है, कुल्फी जो आपको, ठीक है, फ्रीज करके रखेगी, जमी, ठीक है, दोगे ना, पिघल जाएगी तो क्या, ठीक है, लोग कैसे खाएंगे? ठीक है, उसको तो बढ़िया सॉलिड सॉलिड लोग खरीदना चाहेंगे। तो आइस यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में है, आइस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस में। कुल्फी फ्रीज, मतलब ऑलरेडी अगर फ्रीज है तो उसको मेंटेन करने के लिए इतना टेम्परेचर तुम मेंटेन करो, या जमाना चाहते हो तो मतलब सेक रखे हो उसको, ठीक है, डब्बे में भर भर के तुम, ठीक है, फ्रीज करना चाहते हो तो फिर इतना टेम्परेचर मेंटेन करो। लेकिन बाहर इतना टेम्परेचर है ही नहीं, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, क्या करो, यहाँ पे आप एक काम करो, जो आइस है, ये जहां पे कुल्फी को तुम रख रहे हो, इसमें थोड़ा सा NaCl मिला दो ना, NaCl मिला दो, ठीक है। कब? जब ये आइस बना रहे थे। नॉर्मली जो आइस, ठीक है, लोग बनाएंगे, ठीक है, पानी को रख देते हैं, फ्रीज हो गया। लेकिन तुम एक काम करो, क्योंकि तुमको सुबह से शाम तक जाना है, अब बर्फ जमा के रखना है ताकि कुल्फी भी तुम्हारी माइनस 3.5 तक फ्रीज कर जाए। तो एक काम करो, जब पानी को फ्रीजर के अंदर डाल रहे थे कि बर्फ बन जाए, उस समय थोड़ा सा नमक मिला दो, तो वो नमकीन वाला जो पानी होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं फ्रीज हुआ है, मान लो वो 4 डिग्री सेल्सियस में, -4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हुआ है। कितने में? -4 डिग्री। अब बाहर आपका ये -4 डिग्री सेल्सियस और इसको -3.5 चाहिए, ठीक है, अब मेंटेन रहेगा शाम तक। बात समझ में आ गई? ये टेम्परेचर हम लोग को बाहर इसको, कुल्फी को जमा के रखेगा। अगर पहले से जमी हुई है तो उसको सॉलिड मेंटेन करेगा, या आपके पास सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन को जैसे इस एरिया में आप रखोगे तो वो फ्रीज कर जाएगा। बोलो, एक कुल्फी वाला तुमको नमकीन पानी, ठीक है, समझ में आएगा? जब वो निकालता है थोड़ा थोड़ा सा बाहर बाहर नमकीन लगता है, वो इसीलिए ले लगता है, बन जाएगा। बोलो, ये चीजें तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो क्या? अच्छे से समझ में आ रही बात? इसमें जो सॉल्यूट होता है वो थोड़ी ना फ्रीज होता होगा, वो तो पहले से फ्रीज रहता है। वो पहले से फ्रीज है, लेकिन वो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करके रखा है। हम नमक को यहाँ पे रख दें और पानी को रख दें और फिर बोलें कि कौन ज्यादा हीट यहाँ से लिया, सराउंडिंग से, सराउंडिंग से कौन ज्यादा हीट लिया, तो आप क्या कहोगे? सॉलिड चीजें ज्यादा हीट अब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनके पार्टिकल्स और पास पास हैं, कंडक्शन प्रोसेस, मतलब जो वो हीट अब्जॉर्ब करेगा वो और ज्यादा हीट अब्जॉर्ब किया है। तो जब फ्रीजर के अंदर उठा के डालोगे उन चीजों को, ठीक है, जो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लिया उसमें से ज्यादा हीट आपको निकालनी पड़ेगी उस टेम्परेचर को गेन करने के लिए, जो टेम्परेचर आपका रिक्वायर्ड है किसी भी चीज को फ्रीज करने के लिए। आपको फ्रीज तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को करना है, फ्रीज तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल करना है, जो कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस को देने के लिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स को आपको सॉल्यूट में से और हीट निकालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो 0 में प्रोसेस हो रही थी वो माइनस में कहीं पे प्रोसेस होगी, और ज्यादा हीट निकालो। ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा एक बार और देख लो, ये जो तुम लोग का कंफ्यूजन है, ये है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये है सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ये है सॉल्यूट मॉलिक्यूल। इसने सराउंडिंग से मान लो 5 जूल लिया, दोनों बाहर साथ में रखे हुए थे, इसने सराउंडिंग से मान लो 3 जूल रखा, ओके। अब उठा के इसको फ्रीजर के अंदर रखिए, अब यहां से 3 जूल का निकाल दो, 3 जूल यहां से हीट निकाल दो, तब ये अपने 0 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा। अब ये 0 है, बगल में ये भी 0, इसको भी 0 बनाओगे तब तो वो टेम्परेचर मेंटेन होगा, नहीं तो यहाँ से एनर्जी इधर फ्लो होगी या तो यहाँ फ्लो होगी, सबको इक्वल टेम्परेचर। तो यहाँ से अब 3 नहीं, यहाँ से अब आपको 5 निकालना पड़ेगा। अब समझ में आया? सबकी सेम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, यहाँ से 5, तो ये जो 2 जूल का फर्क पड़ा वो इसके भी 3 जूल को चेंज करता जाएगा। जो 3 जूल आपको निकालना चाहिए था वो अब ज्यादा निकालना पड़ेगा पर मॉलिक्यूल या पर, ठीक है, यूनिट सब्सटेंस।
क्या समझ में आ गई बात? ये ज्यादा हीट ही के इसके अंदर है, इससे ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी। तो जो आप 3 सोच रहे थे, अब वो 3 जूल मत सोचो, एवरेज कुछ और ही आ जाएगा। जो 0 डिग्री सेल्सियस में प्रोसेस पहले हो जा रही थी, अब कुछ और टेम्परेचर पे होगी। ये एक्चुअली के सॉलिड के ऐड करने से उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है नीचे चला जाता है। एवरेज टेम्परेचर 0 पे वो सिर्फ नहीं मेंटेन होता, और पीछे ला जाइए और कम करिए टेम्परेचर, बन जाएगा अभी। हाँ बन जाएगा। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा इस पे डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं। कैसे डिफाइन करोगे इनको, एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप लोग? चलिए, तो हम लोग क्या बात करते हैं इसमें, when a non volatile solute is added, when a non volatile solute is added to the pure solvent, when a non-volatile solute is added to the pure solvent to form a solution, when a non-volatile solute is added to, ठीक है, added to the pure solvent, लिखो pure solvent to form a solution, its freezing point decreases, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिक्रीज कर जाता है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिक्रीज करता है एज कंपेयर्ड टू द freezing point of the pure solvent. This difference is called as the depression in, this difference is called as the depression in freezing point। ये जो टर्म है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक्चुअली ये है डेल्टा टीएफ, ठीक है। ये एफ को स्मॉल बनाना, छोटा सा यहाँ पे, ठीक है, एफ यहाँ पे बनाना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो टर्म है ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों। ये जो टर्म है इसको आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हो। लिख लिया हमने? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए सुनिए। तो क्या कहोगे, when a non-volatile solute is added to the pure solvent to form a solution, its freezing point decreases as compared to the freezing point of the pure solvent. This depression or this difference is called as the depression in the freezing point, जिसको आप डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हो बच्चों। क्या लिखोगे डेल्टा टीएफ? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, ज्यादा कौन है, किससे माइनस करोगे, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का। टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, वो ज्यादा है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन। ये क्या है बता दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है बेटा, केल्विन में, सेल्सियस में लोगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और ये है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है ये, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि कम हो गया है। और इस डिफरेंस को आप क्या कहते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हो बच्चों।
ये आप लोगों से बन जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए तो आगे पहले इसमें थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का किस तरह से आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हो। बॉइलिंग के लिए भी हम लोग एक कल ग्राफ समझे थे, वैसे डिप्रेशन के लिए ग्राफ समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल में पूरी तरह से आते हैं 5-10, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बाकी आप खुद से सॉल्व करो। चलिए तो यहाँ पे बच्चों ग्राफ हम लोग एक समझ लेते हैं। आगे हम लोग को, ठीक है, कल जैसे आप ग्राफ बनाए थे, इस एक्सिस में टेम्परेचर बनाए थे, इधर में क्या बनाए थे, वेपर प्रेशर बनाए थे। वेपर प्रेशर आपने बना रखा था इधर में। तो बच्चों हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे, ये ग्राफ, ठीक है, कैसे, ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। कैसे, ये देखो टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम करोगे कम करोगे कम करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। ये देखो मैंने ऐसे किया, ये इस तरह से ग्राफ आया। देखो यहाँ पे कोई, ये मान लो कोई सॉल्वेंट है, ये कोई, पहले समझ लेना फिर बनाना। ये मान लो कोई सॉल्वेंट है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाया, स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्टली वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो कर्व जब भी है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आप मत समझना। तो आप अभी समझो कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर को आप घटा रहे हैं सॉलिडिफिकेशन की तरफ आ रहा है, मतलब इस पॉइंट में, इस पॉइंट को मैंने ए कहा, इस पॉइंट को मैंने बी कहा, ठीक है। ये सॉल्वेंट के लिए क्या है, ए से लेके बी तक वेरिएशन है। मान लो ये क्या है, TF0 है, मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरा कर बी से लेके ए से लेके बी तक या बी से लेके ए तक, ये मान लो लिक्विड स्टेट, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है पानी, ठीक है। पानी है सॉल्वेंट आपका, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर, ये देखो टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई, यहाँ पे मैं पूछूंगा टेम्परेचर ये हो यहाँ पे, तो टेम्परेचर जब हाई होगा तो लिक्विड स्टेट होगा। टेम्परेचर जब कम करोगे कम करोगे कम करोगे, एक, ठीक है, स्टेट आ जाएगी जहां पे वो सॉलिडिफिकेशन या फिर आपका फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसी को आप क्या कहोगे, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये किसका है, ठीक है, प्योर का, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट लगा रखा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसा कुछ चलेगा, ये ऐसा रहेगा। क्या बात समझ में आई। ये मान लो पॉइंट क्या है, ये बी से सी, ये पूरा का पूरा मान लो सॉलिड स्टेट है, ये लाइन नहीं है, ये भी कर्व ही है, ये भी ऐसा कर्व है, यहाँ ऐसा कुछ पीक बना देना, ठीक है। ये सॉलिड है, नहीं समझ में आया। सॉलिड लिक्विड स्टेट था, टेम्परेचर कम किए कम किए कम किए कम किए, एक पॉइंट में क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, फ्रीज करने लगा। अब अचानक से तेजी से वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। इस एक्सिस में तो वेपर प्रेशर दिख रहा है ना, यहाँ हर जगह वेपर प्रेशर, तेजी से वेपर प्रेशर क्या आएगा, नीचे आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब सॉलिड बन गया तो वेपर प्रेशर तो नीचे आएगा ना सडनली। तो आप क्या कहोगे, ये जो रीजन है वो सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्वेंट के लिए बी से सी वाले रीजन में सॉलिड स्टेट आ गया है, सॉलिडिफिकेशन यहीं से हो गया है। इस पूरे रीजन में सॉलिड है, इस पूरे रीजन में लिक्विड स्टेट है। और बी पे क्या है, बी पे इक्विलिब्रियम है। बी पे बच्चों क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब लिक्विड से जितना सॉलिड बनता होगा, सॉलिड से उतना लिक्विड बनता होगा। कहां पे, बी पॉइंट। क्या बात समझ में आई। इतना थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर हो सकती है, बुक से भी थोड़ा सा एक बार मैच कर लिया करो। मेरा काम है समझाना कि तुम लोगों को ये समझ में आए ग्राफ नीचे क्यों आया, फिर अचानक से क्यों नीचे है, बी में क्या है, ए में क्या है, सी में क्या है, बोलो इतना बनेगा। कोई प्रॉब्लम। टेम्परेचर को जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो वेपर प्रेशर भी नीचे आ रहा है। ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन, जितनी ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। आप में टेम्परेचर कम करते 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 एक पॉइंट आ जाएगा जिसको आप TF0 कहोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जहां पे वो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी और पूरा का पूरा एक कंटेंट इसमें कन्वर्ट होने, लिक्विड इसमें सॉलिड की तरफ जाने लगेगा। और टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो पूरा का पूरा बल्क, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बी पे क्या हो रहा है, जितना सॉलिड उतना लिक्विड, जो होना था हो गया, और डिक्रीज कर दो पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। किसके लिए ग्राफ मैंने बनाया, ये पूरा ग्राफ किसके लिए है, सॉल्वेंट के। ये ग्राफ किसके लिए है, सॉल्वेंट। ओके चलो ये हो गया बेटा। अब मुझे ये बता दो तुम लोग, जिसको भी पता हो, कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा कि कम होगा। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा।
कम होगा, तो ग्राफ इसके नीचे आना चाहिए, ग्राफ इसके नीचे आना चाहिए। ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा ना लगने के कारण इरेज किया गया है। अब शायद अच्छा लग रहा है। क्या बताऊं, हैंडराइटिंग मेरी बचपन से खराब है, लेकिन सारे हैंडराइटिंग खराब वाले लोग बहुत होशियार होते हैं, ये तुम लोग सुने होंगे, मैं भी ऐसा सुन के